बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इंतखाबात अल्तवा के ख़िलाफ़ केस था, उसमें बहुत अहम पेशरफ़्त सामने आई है और नया बेंच भी सामने आ गया है और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब डट गए हैं। हर तरह के दबाव के बावजूद केस को आगे लेके चलने का ऐलान किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो कल काज़ी फैसल साहब की जानिब से फ़ैसला जारी किया गया था 2-1 से, उसमें जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तगड़ा इख्तिलाफी नोट भी सामने आ गया और उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि जो काज़ी फैसल साहब का फ़ैसला है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था इस तरह का फ़ैसला देने का। आप जानते हैं कि एक जो रिव्यू फ़ाइल किया गया था, क्यूरेटिव रिव्यू, ये हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था और ये केस था काज़ी फ़ाइज़ा साहब का। और काज़ी फ़ाइज़ा साहब के केस में आप जानते हैं कि इमरान खान जब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सारी दुनिया जानती थी कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब को के खिलाफ केस किसने फ़ाइल किया, फ़रोग़ नसीम किसका बंदा था, सारी चीज़ें। और इमरान खान ने अपनी गलती पब्लिकली तस्लीम की और कहा कि वो सारे का सारा जो उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट थी वो करवा रही थी। लेकिन जो रिव्यू था, जो मौजूदा हुकूमत आई, इनकी जानिब से कहा गया कि हम रिव्यू वापस ले लेंगे, लेकिन रिव्यू वापस ना लिया। 11 माह गुजर गए और अचानक कल एक फ़ैसला आता है और उस फ़ैसले की रोशनी में जो इख्तिलाफी नोट था मंसूर अली शाह साहब का, फिर जो पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही थी और साथ काज़ी फैसल साहब का जो फ़ैसला आ गया जिसकी वजह से अमीनुद्दीन खान साहब बेंच से उठ के चले गए, बेंच टूट गया। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये एक दूसरे में मिक्स हो रही थी और इतने में जो शहबाज हुकूमत की जानिब से जो क्यूरेटिव रिव्यू था उसको वापस लेने का जो फैसला सामने आया, तो क्या इसका अब लोग तो चूंकि जो कि ऐसा नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चूंकि अब लोग हैं, बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लगे हुए हैं कि ये क्या वट्टा सट्टा है कि पहले काजी फैसल साहब की जानिब से फैसला आया, तो अगर इन्होंने रिव्यू वापस भी लेना था तो 11 माह इनके पास थे, इन्होंने उस वक्त क्यों रिव्यू वापस लिया जब सुप्रीम कोर्ट अंदरूनी तकसीम का शिकार थी और काजी फैसल साहब का उसमें बढ़ावा देने के लिए फैसला आया और इतने में इन्होंने काजी फैसल साहब को बेसिकली तो काजी फैसल साहब को रिलीफ दिया गया। अब उसके ऊपर फिर सवालात उठना शुरू हो गए जो नहीं उठने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से सवालात उठना शुरू हो गए हैं चूंकि टाइमिंग इन्होंने गलत चूज की है। जो 3 रुकनी बेंच था, उस 3 रुकनी बेंच में जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने सबसे पहले तो उसकी तफसील लिखी कि जी जो ये मामला था बेंच का, ये 2 जजेस के पास था। हाफिज़ कुरान को 20 नंबर एक्स्ट्रा देने का केस था और ये 2 रुकनी बेंच के पास मामला था और इस पर बेंच बनाने के मामले पर एतराज़ उठाया काज़ी फैसल साहब ने और इन्होंने मुतल्लिका लोगों को बुलाया, मामलात बनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो बेंच है वो स्पेसिफिक उस केस का जो बेंच है उसके हवाले से हम साथ मामले को डिसाइड करेंगे और उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच बना दिया कि चले आपका जो 10 फरवरी का ऑर्डर है आप उसको देख लीजिएगा और उसके मुताबिक आप 10 जनवरी का ऑर्डर है उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब कहते हैं कि यहाँ तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसको तब्दील करने की बात की जा रही थी। चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो सुओ मोटो केस है जो 10 जनवरी 2022 को फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से क्लियर कट कह चुका है। जब वो कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद इस मामले को नहीं सुनना चाहिए था। पहला जो पैराग्राफ था उन्होंने कहा कि 3 तरह के फैसले होते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अगर आपके पास कोई केस पेंडिंग है तो 3 तरह के फैसले हो सकते हैं और तीनों तरह के जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। उसमें एक रेगुलेटरी फॉर्म ऑफ जजमेंट होती है या ऑर्डर होता है। सेकंड टाइप जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि वो एडजुडिकेटरी ऑर्डर होता है, जो डिस्प्यूट होता है उससे मुतल्लिक जो ऑर्डर होता है, और एक मिक्स होता है, एडजुडिकेटरी भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है। ये 3 टाइप के फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि असल में जो फैसला होता है वो एडजुडिकेटरी टाइप जो होता है, जो आपके पास मैटर इन डिस्प्यूट है या मैटर इन इशू है, आप उसको डिसाइड करते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो फैसला आया ये दुरुस्त इस वजह से नहीं है कि इसमें जनरल जो चीफ जस्टिस की पावर्स हैं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में हैं, उनको छेड़ा गया। उन्होंने कहा कि द फर्स्ट पॉइंट टू बी एग्जामिन्ड इज वेदर द ऑब्जेक्शन फॉर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बेंच could be brought under consideration in this case. I think it will not for two reasons. One, a bench special or regular is constituted by an administrative order of the Honorable Chief Justice, and such the present bench in conformity with the principle stated in suo motu case number 4
बटा 2021 PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 हैज़ बिन लॉफुली कंसल्टेड टू हियर दिस केस। कि जी ये वो फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया कि बेंच बनाना या बेंच तश्कील देना ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट जजमेंट इन द सो मोटो केस नंबर 4/2021 इज अ 5 member bench and thus takes precedence over all precedents of this court regarding the power of Honorable Chief Justice to constitute any kind of benches. It appears that for this reason neither the Attorney General for Pakistan nor the PMDC lawyers had any objection to the constitution of this bench. उन्होंने कहा ना अटॉर्नी जनरल को इस बेंच जो बेंच 3 रुकनी था ना इसके कॉन्स्टिट्यूट करने पर अटॉर्नी जनरल को प्रॉब्लम थी, ना पीएमडीसी के वकील को प्रॉब्लम थी, ना प्राइवेट किसी को प्रॉब्लम थी। तो जब बेंच सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था उसको नोटिस का जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस बेंच बना सकते हैं, जब वो फैसला भी मौजूद था और ये बेंच बना, इस बेंच पर फ्रीकैन ने भी एतराज़ नहीं किया, तो फिर काजी फैसल साहब बेंचेस की तश्कील के मामले को कैसे उस पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा I now advert to the other question relating to validity of prohibition order issued by the Pakistan जो PMDC है उसको डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो फैसला किया गया है और ये जो स्पेशल बेंचेस के हवाले से और आस्को नोटिस के हवाले से मेरी नज़र में ये दुरुस्त नहीं है। इन माई हम्बल व्यू none of the judges of this bench can object to the consultation of the bench, and if they do so their status immediately becomes that of the complainant. In my humble view none of the judges of this bench can object to the consultation of the bench कि जब ये बेंच बना था उस वक्त किसी ने एतराज़ नहीं किया था, and if they do so their status immediately becomes that of the complainant. तो वो तो खुद शिकायत कुनिंदा बन गए थे। अगर उन्होंने बेंच पर एतराज़ किया था तो वो शिकायत कुनिंदा बन गए थे। शिकायत कुनिंदा खुद बेंच के हवाले से कैसे डिसाइड कर सकता है? And their status immediately becomes that of the complainant, and consequently if it would not be appropriate for them to hear this case and pass any kind of order therein. This reasoning has the backing of the basic code of judicial ethics, to which no man can be judged in their own cause. कि जो एक एथिक्स है और डॉक्ट्राइन है, रूल है कि कोई भी नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, कि वो अपने मकसद के लिए जज नहीं बन सकता। तो जब इनको बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रॉब्लम था तो ये उस बेंच में ना बैठते, ये तो खुद कंप्लेनेंट बन गए थे, उस बेंच में बैठे भी और उसके खिलाफ इन्होंने ऑर्डर भी जारी कर दिया जो एथिक्स के खिलाफ है। It is important to state that this is principle confines not merely to the cause whether the judge is an actual party to a case, but also applies to case in which he is an interest. For by judicial propriety requires that if any judge of the bench has any objection, the proper course for him is needed to rescue himself from the bench or to refer the matter to the Honorable Chief Justice with the concurrence of other judge. कि जी जो इखलाकी तौर पर ये है कि अगर इस तरह का कोई मामला आ जाए तो जज खुद को रेस्क्यू कर ले या वो फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दे कि वो किसी और जज के पास लगा दे। ये नहीं होता कि आपको बेंच के ऊपर इतराज़ भी और आप बेंच के खिलाफ ऑर्डर भी कर दें। टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच बिकम्स फेट कम व्हेन अ जज इन कंप्लायंस देयरफॉर, कि जब एक जज ने उसके ऊपर अमल दरामद कर लिया तो चीफ जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था वो अमल दरामद हो गया, जो इंतजामी ऑर्डर था उसके ऊपर तो अमल दरामद हो गया। जब अमल दरामद हो गया, आप उस बेंच पे बैठ गए, अपने केस सुना, तो फिर आप फैसले में कैसे उसी बेंच को खराब कह सकते हैं जिस बेंच में आप बैठे। बहुत टेक्निकल और बहुत शानदार किस्म की जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, वो पहले लाहौर हाई कोर्ट में हमारे पास सीनियर जज रहे हैं, तो बहुत तगड़े जज हैं। और ऐसे मौके पर जब एक कंट्रोवर्सी आ गई तो ऐसे में जस्टिस शाहिद वहीद साहब का जो फैसला आया है ये बहुत ज़रूरी था और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि hence any member of this bench after having accepted the administrative order of the honorable chief justice is stopped to question the constitution of the bench on the well known doctrine of estoppel, कि जो doctrine of estoppel है कि जब आपने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया तो बाद में आप उससे मुकर नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ये फैसला है ये दुरुस्त नहीं है। ये जो तश्कील बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाया गया ये चीफ जस्टिस का इख्तियार था और इसको एक तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये फैसला दिया गया जिसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट कह दिया और बड़ी रीजनिंग दी। उन्होंने कहा कि जब बेंच बना था आप उस वक्त एतराज़ कर सकते थे, अगर आपको बेंच में नहीं बैठना आप रेस्क्यू कर लें या आप खुद आप माजरत कर लें या फाइल आप चीफ जस्टिस को भिजवा दें।
آپ نے جب ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر آ گیا، آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا، تو پھر آپ اس بینچ کے خلاف نہیں لکھ سکتے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب آسکو نوٹس جو ہے نوٹس نمبر 4/2021 اس کا فیصلہ آ گیا، جو PLD 2022 ہے، اس کا فیصلہ آ گیا جس کے مطابق 5 رکنی بینچ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کیا اختیار ہے بینچ کی تشکیل، تو پھر یہ 2 جج کیسے اس کے اوپر اعتراض کر کے یہ کیسے ان کا پریسیڈنٹ، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان ججز کا جو فیصلہ ہے وہ پریسیڈنٹ نہیں ہے، پریسیڈنٹ کہتے ہیں وہ قانون جس کے اوپر بعد میں باقی عدالتیں عمل درآمد کرتی ہیں، انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ لارجر بینچ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہے، اس وجہ سے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اب جب سارا معاملہ ہو گیا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے چیمبر میں کئی گھنٹے ججز کا اجلاس رہا، اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، نئے بینچ کے حوالے سے ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور اس میں جو آنریبل ججز ہیں کہ کس جج کو بینچ پہ بٹھانا ہے، ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ جو آنریبل ہیں ہمارے اعتزاز الحسن صاحب، ان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس وقت تقسیم یہ ہے کہ 8 چیف کے ساتھ ہیں، 7 ہیں جو حکومتی پوائنٹ آف ویو رکھنے والے ہیں PDM کے، یہ اعتزاز الحسن صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا، اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ اب اگر فل بینچ بھی بیٹھے گا تو یہ نہیں بیٹھیں گے، ان کو پتہ ہے 8-7 کا معاملہ ہے، تو ان کو فل کورٹ بینچ سے بھی پرابلم ہے۔ بہرحال اعتزاز الحسن صاحب نے تو آج دھجیاں اڑائی ہیں، اور میں کسی اگلے ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے ان کا ایک ایک لفظ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی دھجیاں اڑائی ہیں پورے نظام کی۔ اب یہ جو بینچ کی تشکیل ہے، اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ عدالت کے جو ہماری آنریبل سپریم کورٹ ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ کل 4 رکنی، اب تک تو جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکنی بینچ سنے گا، اور مزید کسی جج کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور چیف جسٹس نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے 5 رکنی بینچ تھا، ایک جج صاحب اٹھ کے چلے گئے تو یہ 4 رکنی ہی سنے گا، اور اس میں مزید کسی کو شامل نہیں کرتے۔ لیکن یہ اب کنفرم نہیں ہے، بینچ جو عدالتی عملہ ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل 11:30 بجے بروز جمعہ دوبارہ سماعت ہوگی اس کیس کی۔ مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کیس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور اس کیس کو آگے چلائیں گے۔ اب وہ بینچ 4 رکنی ہوگا، یا کل جب بینچ بیٹھے گا یا اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب روسٹر جاری کریں گے اس میں نظر آ جائے گا کہ وہ بینچ کتنے رکنی ہے۔ اس وقت تک بینچ 4 رکنی ہوگا، چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منیب، جسٹس اعجاز اور جسٹس مندوخیل، اور وہ کل 11:30 بجے دوبارہ سماعت کریں گے۔ کل جمعہ کا دن ہے، اور کل صرف چونکہ اٹارنی جنرل کے آرگومنٹس ہونے ہیں تو کل فیصلہ بھی ہو جائے گا، تو جمعہ پھر PDM کے لیے بھاری پڑنے جا رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اب ڈٹ گئے ہیں، وہ اب اس معاملے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اب آئین کی ہر صورت میں آئین کی جو پذیرائی یا آئین پر عمل درآمد ہے وہ انشاءاللہ یقینی بنایا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔